इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही बदकिस्मत इंसान है जिसे उसकी बीवी धोखा दे देती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो अपनी बेटी का असली पिता नहीं है। इन सारे दुखों के बाद उसे एक ऐसी बीमारी मिलती है जो उसकी जान ले लेती है, पर उसे एक दूसरी जिंदगी जीने का एक नया मौका मिलता है। सो इस जिंदगी में वो फैसला करता है कि इस जिंदगी में वो अपनी मनमर्जी का हर एक काम करेगा बिना दूसरों की परवाह किए। तो चलिए देखते हैं कि उसकी ये नई जिंदगी कैसी होती है। कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष में बहुत सारी स्पेसशिप्स देखने को मिलती हैं। इन स्पेसशिप्स के साथ यहाँ पर मेका रोबोट्स भी थे। तभी एक लड़की बताती है कि वॉर्फ गेट के जरिए दुश्मन हमला करने के लिए आ रहे हैं। जो बात सुन इनका कैप्टन हैरान हो जाता है और अगले ही पल में इनके सामने अंतरिक्ष में एक वॉर्फ गेट अपीयर होता है और उस गेट के अंदर से कोई सेना नहीं निकलती बल्कि मात्र एक मेका नाइट निकलता है। जो देख ये कैप्टन कहता है हम पर हमला करने के लिए ये अकेला आया है, जिसके बाद ये अपनी स्पेसशिप से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो इन सभी हमलों से बचकर उस चैम्बर तक पहुंचता है जहां पर कैप्टन था, जिसके बाद वो उस चैम्बर पर हमला करके कैप्टन और बाकी सबको मार देता है। जो देख अब ये लोग उस ब्लैक नाइट के ऊपर अपने मेका रोबोट से हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी वो ब्लैक नाइट अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद उन मेका रोबोट्स पर हमला करके उन सबको खत्म करने लगता है। पर यहाँ उसके सामने एक पूरी सेना थी, इसीलिए अब वो ब्लैक नाइट अपने अल्टीमेट स्लैश का यूज करके इन लोगों की मेन स्पेसशिप को ही दो टुकड़ों में काट देता है और उसी धमाके की आग में जलकर ये सभी मेका रोबोट्स खत्म होने लगते हैं। जिसके बाद इस ब्लैक मेका रोबोट में बैठा हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम सभी कमजोर हो, बहुत 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 ज्यादा कमजोर। और इसके बाद वो अपनी मेट से बात करते हुए कहता है आमागी, हमेशा की तरह तुम्हारा ये प्लान परफेक्ट था। वो मेट कहती है तारीफ करने के लिए शुक्रिया मास्टर। जिसके बाद ये अपनी मेट से कहता है कि पूरी सेना के साथ इन पर हमला बोल दो। जिसके बाद मेट आमागी सभी शिप्स को ऑर्डर देती है कि मास्टर लियाम के कहे अनुसार सभी शिप्स हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक मेका रोबोट हमारे ब्लैक नाइट यानी कि मेन कैरेक्टर लियाम का साथ देने के लिए वॉर्फ गेट से उसके पास जाने लगता है। और दोस्तों इस मेका रोबोट में एक लड़की बैठी हुई थी। वो आते ही दुश्मन के एक मेका रोबोट को खत्म कर देती है। लियाम कहता है क्रिस्टियाना, तुम्हें आने में देर नहीं हो गई। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और इसके बाद क्रिस्टियाना दुश्मन के मेका रोबोट्स को खत्म करने लगती है। वहीं लियाम की मेट आमागी अपनी सभी शिप्स को दुश्मन की शिप पर हमला करने का ऑर्डर देती है और इनके हमलों से दुश्मन की शिप्स तबाह होने लगती हैं। सब कुछ तबाह हो जाता है। जो देख लियाम बहुत जोर जोर से हंसता है। पर तभी एक लड़की लियाम से कहती है अगर आपको सेवंथ वेपन कंपनी की बैटल शिप्स पसंद आई हो तो आप इन्हें खरीद लीजिए प्लीज। जो देख लियाम कहता है आमागी, इसका ऑर्डर ले लो और इसे मेरे सामने से दूर करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम दुश्मन की बची हुई सेना को खत्म करते हुए कहता है तुम सभी कितने ज्यादा कमजोर हो। सच में कमजोरों को मारने में कितना मजा आता है। तुम सभी कमजोर लोग झुको मेरे सामने और मुझसे द इविल लॉर्ड लियाम से दया की भीख मांगो। जिसके बाद लियाम एक बजूका समन करके दुश्मन की ओर फायर करता है, जिससे दुश्मन की एक और मेन शिप तबाह हो जाती है। जिसके बाद लियाम आखिरी दो बचे मेका रोबोट्स को खत्म करते हुए कहता है तुम सब कमजोर, मुझे और ज्यादा एंटरटेन करो ताकि मुझे अपना बदला लेने में और भी मजा आए, बदला अपनी पिछली जिंदगी से। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियाम की पिछली जिंदगी कैसी थी। उसे रात में एक बहुत ही भरी हुई ट्रेन से घर आना पड़ता था। वो घर आता जहाँ उसकी बीवी उसका घर पर इंतजार करती। घर आते ही वो पूछता है कनामी कहाँ है। उसकी बीवी मीका बताती है कि वो सो गई है और वो एक कुत्ता पालना चाहती है। उसने अपने दोस्त के घर पर एक कुत्ता देख लिया है, जिस पर ये कहता है अभी हम एक पेट अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अपनी बेटी को देखता है जो सो रही थी। फिर अगले दिन ये सभी एक पेट शॉप में जाते हैं प्यारे प्यारे कुत्ते देखने। और यहाँ हमारा हीरो बताता है कि काफी वक्त पहले उसके पास भी एक कुत्ता था जो उसके दिल के बहुत करीब था। जिसके बाद इसकी जिंदगी ऐसे ही चलती है। ये अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता है और जितना इसके पास है ये उतने में ही खुश रहता है। और कंपनी में इसका चीफ इस पर हमेशा गुस्सा करता रहता है। इसका दोस्त इसे समझाता है कि उसे चीफ के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। वो बेवजह ही उस पर कितना गुस्सा करता रहता है, पर हमारा हीरो ऐसा कुछ नहीं करता। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि हमारे हीरो के सबऑर्डिनेट्स इसकी सारी मेहनत का क्रेडिट खुद ले जाते हैं और वो जो गलतियां करते हैं वो सारी हमारे हीरो पर थोप दी जाती हैं। पर इस जुल्मी दुनिया से लड़ने की ताकत उसे अपने परिवार से मिलती है।
और अपने परिवार के लिए ही ये जी और जान से इतनी मेहनत कर रहा है। और एक दिन इसका एक दोस्त इसे मैसेज करके मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है और ये भी जाने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो अब उसी जगह पर पहुंच चुका है और इस एरिया में वो पहले कभी नहीं आया। और यहाँ इसकी नजर एक कैफे में मीका पर जाती है, जो यहाँ किसी आदमी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। ये सोचता है मीका यहाँ क्या कर रही है और ये आदमी कौन है। जिसके बाद वो रात में घर आता है। आते ही वो अपनी बीवी से पूछता है, तुमने बताया था कि आज तुम कनामी के स्कूल जाने वाली थी, किसी काम की वजह से हो गया वो काम। मीका कहती है कि हाँ वो काम अच्छे से हो गया। जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ थोड़ा खेलने लगता है और फिर अपनी बीवी से वो आगे कुछ नहीं पूछता। जिसके बाद ऑफिस में काम करते हुए वो खुद से यही कहता कि उसे मीका पर भरोसा करना चाहिए, वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगी। पर तभी हमारा हीरो देखता है कि उसका कंप्यूटर बंद ही नहीं हो रहा, शायद इसमें कुछ खराबी आ गई है। फिर इसके कुछ दिन बाद हमारा हीरो उसी कैफे के पास आता है जहाँ उसने मीका को देखा था और वो यहाँ एक राहत की सांस लेता है क्योंकि आज यहाँ पर मीका नहीं होती। और तभी वो देखता है कि उसके पीछे उसकी बीवी और उसकी बेटी थी और यहाँ एक आदमी को देख उसकी बेटी कनामी उस आदमी को पापा कहकर बुलाती है। जिसके बाद हमारा हीरो इन तीनों को एक साथ जाते हुए देखता है। अब ऑफिस में काम करते हुए वो यही सोच रहा था कि कनामी आखिर किसी और को पापा क्यों बुला रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर तभी वहाँ उसका चीफ आकर कहता है, तुम काम क्यों नहीं कर रहे। ये कहता है शायद से मेरा पीसी खराब हो गया है, ये स्लीप मोड पर जा ही नहीं रहा। और तभी उसे मीका का कॉल आता है। मीका उसे बताती है कि कनामी का एक्सीडेंट हो गया है। वो सीधा मीका के पास हॉस्पिटल पहुंचता है जहां वो आईसीयू में भर्ती थी। तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, हमें उस बच्ची को खून देना है, आप दोनों उसके पेरेंट्स हैं ना। जिसके बाद ये दोनों अपना ब्लड ग्रुप बताते हैं। सो यहाँ कनामी का ब्लड ग्रुप कनामी की माँ के साथ मैच करता है। जिसके बाद ये बस यही सोचने लगता है कि आखिर इसका ब्लड ग्रुप कनामी के ब्लड ग्रुप से मैच क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद वो घर पर पूछता है कि सच सच बताओ मीका, कनामी मेरी बेटी नहीं है ना। मैं अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। सो मीका कहती है, तुम हमारे साथ कभी वक्त नहीं बिताते, वीकेंड्स में भी तुम ओवर टाइम करते हो और ये सब करने के बाद भी तुम्हारी कमाई कितनी है, बस 2 कौड़ी। तुम्हारी मेहनत की ये चवन्नी अठन्नी मेरे और मेरी बेटी के लिए काफी नहीं है। शादी करते वक्त तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे खुश रखोगे, पर शादी के 10 साल हो गए हैं और मैंने खुशी का एक दिन नहीं देखा। तुम तो हमेशा बाहर काम पर रहते, कनामी का पूरा पालन पोषण सिर्फ मुझे अकेले को करना पड़ता। मुझे और कनामी को तुम्हारी वजह से कितनी दिक्कत होती है, तुम जानते भी हो ये बात। इसलिए अब मैं और कनामी तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। मीका कनामी से कहती है, चलो कनामी हम पापा के पास चलते हैं। यहाँ हमारा हीरो मीका को रोकने के लिए आता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद हमारा हीरो अपनी बेटी कनामी से ही पूछने लगता है, कनामी तुम मेरे साथ ही रहोगी ना, तुम अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना। पर कनामी कहती है कि उसे अपने दूसरे पापा ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब अपने ऑफिस में आने के बाद हमारा हीरो यही सोच रहा है कि उसकी जिंदगी में आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि चीफ हमारे हीरो को बताता है कि उसके कंप्यूटर से किसी रैंडम अकाउंट में कंपनी के 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। हमारा हीरो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर चीफ कहता है कि ये तुम्हारे कंप्यूटर से हुआ है। हमारे हीरो को याद आता है कि कंप्यूटर बंद ना होने की वजह से वो अपने कंप्यूटर को खुला ही छोड़ गया था, यानी कि ये काम किसी और का है। पर इल्जाम हमारे हीरो पर आया। जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है और अब इसे मजदूरी करनी पड़ रही है। मीका भी इसे डाइवोर्स दे चुकी है और कनामी की कस्टडी भी उसके पास है। पर बच्चे की देखभाल के लिए वो हमारे हीरो से पैसे मांग रही है। इसके अलावा जिन 5 करोड़ का घपला करने का इस पर इल्जाम लगा है, इसे वो भी कंपनी को लौटाने हैं, वरना इसे जेल हो जाएगी। और अब हमारा हीरो सब कुछ खो बैठने के बाद किराए के एक छोटे से कमरे में रहता है। आज रात इसका दोस्त इसे मैसेज करके बताता है कि उसने ब्रांड न्यू गेम खरीद लिया है, वो गेम जिसे हमारा हीरो हमेशा से खेलना चाहता था। वो अपने दोस्त को मैसेज भेजने वाला था कि हम इसे साथ में खेलेंगे, पर वो ऐसा नहीं करता। वो हर दिन कड़ी मेहनत करता है, ये उम्मीद रखते हुए कि किसी न किसी दिन भगवान उसकी मेहनत का फल उसे जरूर देंगे। और भले ही कनामी उसकी औलाद ना हो, पर वो उससे बहुत प्यार करता है। पर दोस्तों हमारे हीरो को उसकी मेहनत और बलिदानों के बदले में एक ऐसी बीमारी मिलती है जिसके इलाज के लिए अब उसके पास पैसे तक नहीं है। और अब वो अपने कमरे में लेटा हुआ अपनी मौत के आने का इंतजार कर रहा है। तभी उसे एक कहावत याद आती है कि जब आप मरने वाले होते हैं तब आपकी आत्मा को लेने के लिए आपके वो पालतू जानवर आपके पास आते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब थे
और तभी अचानक इसके सामने एक अजीब सी रोशनी आती है। इसे उस रोशनी में दिखाई देता है कि इसके कंप्यूटर से वो 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने वाला शख्स चीफ था। लेकिन इसके बाद इसे ज्यादा बड़ा झटका तब लगता है जब इसे ये बात पता चलती है कि इसकी बेटी का वो दूसरा पापा भी यही चीफ है। और इन दोनों की ही ये प्लानिंग थी जो आज हमारा हीरो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हमें पता चलता है कि मीका ने शुरुआत से ही कभी भी हमारे हीरो से प्यार किया ही नहीं, और कनामी भी इसी चीफ की औलाद है, क्योंकि उसकी बीवी कभी भी हमारे भद्दे से हीरो के साथ कोई बच्चा चाहती ही नहीं थी। ये सब देख हमारा हीरो रोते हुए कहता है, प्लीज मुझसे कोई कह दो कि मैं सपना देख रहा हूँ। पर तभी इसके सामने एक शख्स आकर कहता है, ये एक ख्वाब नहीं हकीकत है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की और बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा। उन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम क्या चाहते हो? ये चिल्ला कर कहता है कि मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। ये शख्स कहता है, वाह वाह वाह, तुम्हारी ये नफरत की भावनाएं कितनी स्वादिष्ट हैं। वैसे मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देने आया हूँ। पर हमारा हीरो कहता है कि अच्छा करने से हमें सिर्फ दर्द मिलता है। अगर मुझे कभी एक दूसरा मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा और जो चाहे वो करूंगा। दूसरे मौके की बात सुन ये शख्स अपने पास से कुछ तस्वीरें निकाल पूछता है, तुम इनमें से कौन सी दुनिया में रीइंकार्नेट होना चाहोगे? क्या एक ऐसी दुनिया जिसमें मैजिक और मॉन्स्टर्स हो, या फिर जुरासिक एरा? तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम जो चाहो वो चुन सकते हो। यहाँ हमारा हीरो एक तस्वीर देखता है जिसमें रोबोट्स और बैटलशिप्स थे, और वो उसी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। ये शख्स कहता है, ये एक साइ-फाई फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, और इस दुनिया पर रॉयल्स और नोबल्स का राज है। मैं तुम्हें इस दुनिया के बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा करूंगा। जिसके बाद ये शख्स हमारे हीरो के खून से एक कागज पर साइन लेता है, जिसके बाद ये शख्स कहता है, इस बार तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। और फिर वो हमारे हीरो की आत्मा को उस दूसरी दुनिया में भेज देता है, और अब हमारा हीरो एक ऐसी जिंदगी जिएगा जहाँ वो अपने लिए अपनी खुशियाँ खुद बनाएगा, ना कि दूसरों पर अपनी खुशियों के लिए निर्भर रहेगा। और अगले ही सीन में हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में लियाम के रूप में रीइंकार्नेट हो चुका है, और वो जिस जगह पर था वो बिल्कुल जंगल जैसी लग रही थी। बहुत 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 ज्यादा घना जंगल। इस प्लेनेट का नाम है स्टेलर सिस्टम ऑफ एल्सियस, और लियाम इस प्लेनेट पर राज करने वाले शासक का इकलौता बेटा है। और लियाम का पूरा नाम है लियाम सेरा वैनफील्ड। जिसके बाद हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है, और यहाँ एक पार्टी चल रही है क्योंकि लियाम अब 5 साल का हो चुका है, और ये मोहतरमा लियाम की माँ है। जिसके बाद लियाम की माँ लियाम को दूसरे कमरे में लेकर जाती है, और यहाँ होता है लियाम के जन्मदिन का तोहफा। लियाम इस तोहफे को खोलता है पर उसे सामने कुछ दिखाई नहीं देता। सो उसकी माँ बताती है कि उसे यहाँ पर एक एआई मेड रोबोट मिल रही है, और तभी अचानक लियाम के सामने काफी सारी आंखें आ जाती हैं, यानी कि वो अपनी डॉल को खुद कस्टमाइज कर सकता है कि उसे कैसी डॉल चाहिए। उसकी माँ उसे बताती है कि वो जैसी चाहे वैसी एआई मेड रोबोट को अपने लिए कस्टमाइज कर सकता है। वहाँ पर भाई हर एक चीज होती है कि तुम ये चीज चुन सकते हो, हाँ A to Z हर एक चीज। और लियाम को हर एक अंग चुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई अंग उसने नहीं चुना तो उसके मेट में वो अंग होगा ही नहीं। लेकिन इसके बाद लियाम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसके सामने आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ रहे हो? लियाम यहाँ कहता है कि आप अपने 5 साल के बेटे को ये सब क्या दिखा रहे हो? तभी उस जगह पर आते हुए लियाम के पिता कहते हैं कि उनके पास भी लियाम के लिए एक तोहफा है। अब से मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम ही इस फैमिली के अगले हेड हो। लेकिन सारी जायदाद लियाम के नाम करने के बाद ये दोनों अपनी बाकी की जिंदगी इंपीरियल होम प्लेनेट में जाकर बिताएंगे। जिसके बाद लियाम के पिता बटलर ब्रियान को बुलाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ। लियाम के नाम अपनी पूरी जायदाद करने के बाद लियाम इन दोनों को हर महीने खर्च के लिए पैसे भेजेगा। लियाम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है, और इसी तरह लियाम खुद एक काउंट बन चुका है, यानी कि राजा। इसके बाद ये दोनों लियाम को छोड़कर जाने लगते हैं। अब लियाम का ख्याल उसकी एआई मेड रोबोट ही रखेगी। लियाम यहाँ कहता है कि उसे पल भर में ही सब कुछ मिल गया। मेरी पिछली जिंदगी बहुत बेकार रही है, पर अपनी इस जिंदगी में मैं एक इविल लॉर्ड बनूंगा और दिल खोलकर आतंक मचाऊंगा। और वो इन सब के लिए इस गाइड नामक शख्स को थैंक यू कहता है। पर दूसरी ओर हम उस गाइड को अभी भी हमारे हीरो की पुरानी बॉडी के पास देखते हैं, और वो यहाँ कहता है, तुम्हारी ये जिंदगी बहुत बेकार रही है ना? और इसके बाद वो हंसते हुए कहता है, अब बारी तुम लोगों की है मुझे एंटरटेन करने की। और यहाँ हम मीका को चीफ के साथ देखते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर मीका को हमारे हीरो के साथ इतना गलत करने के बाद भी जरा सा भी अफसोस नहीं है, बल्कि ये दोनों तो कुछ वक्त बाद शादी करने का सोच रहे हैं। पर तभी यहाँ आकर वो गाइड चुटकी बजाता है और अगले ही पल में चीफ के पास पुलिस से कुछ लोग आते हैं और इन्हें पता चल गया है कि कंपनी के फंड से छेड़खानी करने वाला चीफ था। साथ ही उस पर ये भी इल्जाम लगे हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत ज्यादा तंग करता है और उसके खिलाफ उन्हें काफी सबूत मिल चुके हैं, इसलिए अब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। सो यहाँ मीका पूछती है कि अगर तुम जेल चले गए तो मेरा और हमारी बेटी का क्या होगा, पर पुलिस उसे ले जाती है। गाइड कहता है जो आदमी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था वो तो मर चुका है, अब तुम कहाँ जाओगी? हाँ, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। और यहाँ ये गाइड कहता है अब मुझे चलना चाहिए, आखिर मुझे उसे एक सही रास्ता भी तो दिखाना है, वो सही रास्ता जो उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द और तकलीफ लेकर आएगा। और जब तक उसे सच्चाई पता लगेगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। उसकी नफरत और दर्द का स्वाद कितना मीठा होगा, वो इस दुनिया में और भी ज्यादा तड़पेगा। और ये सब कहकर वो एक डायमेंशनल गेट में चला जाता है। पर तभी हमारे हीरो के पास उसके कुत्ते की पवित्र आत्मा आती है और इसके बाद ये आत्मा उसी डायमेंशनल गेट में चली जाती है ताकि वो लियाम को ढूंढ सके। जिसके बाद हमें अंतरिक्ष का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़ाई चल रही थी, पर यहाँ पर विलन्स का सामना करने के लिए एक हीरो आती है और ये होती है होली किंगडम ऑफ लीवे की पहली राजकुमारी क्रिस्टियाना लेटा रोसप्रेटा। और वो आते ही इन दुश्मनों को आसानी से खत्म करने लगती है और इसके बाद प्रिंसेस के किंगडम की बैटलशिप्स दुश्मन की बैटलशिप्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देती हैं। और इसके बाद वहाँ पर बाकी के नाइट्स आकर दुश्मन की सेना पर हमला करने लगते हैं और इसी तरह दुश्मन हार जाते हैं और उन्हें हराने का सारा श्रेय जाता है प्रिंसेस क्रिस्टियाना को। फिर अगले सीन में हम लियाम को बहुत खुश देखते हैं क्योंकि उसकी एआई मेड रोबोट बनकर आ चुकी है। और दोस्तों इस दुनिया में एआई मेड रोबोट्स को डॉल्स भी कहा जाता है, इसीलिए ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती हैं। इसके बाद लियाम जैसे ही इस पैकेजिंग को टच करता है इस मेड की अनबॉक्सिंग शुरू हो जाती है। ये मेड लियाम के सामने बिल्कुल किसी परी की तरह आती है और इसके बाद वो लियाम को मास्टर कहते हुए अपना नाम बताती है, आमागी। ब्रियान द बटलर बताता है कि अब से आमागी हमेशा उसके साथ रहेगी और इसे हर हफ्ते मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है जिसमें सिर्फ 2 घंटे लगते हैं और बस उन 2 घंटों को छोड़कर आमागी हमेशा लियाम के साथ रहेगी। और यहाँ पर लियाम जरा अपने अंदाज में आमागी की क्वालिटी चेक करने लगता है कि जैसा मैंने कहा था उन लोगों ने इसे वैसा ही बनाया है ना। जिसके बाद लियाम आमागी को लेकर यहाँ से एक अलग कमरे में चला जाता है। ब्रियान इनके पीछे भागता है पर तब तक दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब इस कमरे में आमागी के हाथों मसाज लेते हुए लियाम पूछता है, आमागी क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहोगी? वो कहती है हाँ बिल्कुल मास्टर। जिसके बाद वहाँ ब्रियान आकर पूछता है कहीं आप दोनों ने कुछ किया तो नहीं ना? लियाम कहता है भले ही मेरी बॉडी बच्चे की हो पर मेरा दिमाग एक 36 साल के आदमी जैसा है। सो ब्रियान कहता है क्या सिर्फ 36? आप अभी सिर्फ बच्चे हो। सो आमागी लियाम को बताती है कि एम्पायर में एडल्टहुड की एज 50 साल है और सच में एक एडल्ट बनने के लिए आपका 100 साल का होना जरूरी है और यहाँ पर लोग 500-600 साल तक जीते हैं। लियाम मन में कहता है इतना लंबा लाइफ स्पैन, मतलब मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। पर तभी ब्रियान लियाम को बताता है कि एम्पायर में एआई रोबोट्स को इतना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि एक बार इन एआई रोबोट्स ने पूरी इंसानियत को बस खत्म कर ही दिया था। चारों ओर आतंक मचा हुआ था, लेकिन उस बुरे समय में कुछ लोगों ने एआई के खिलाफ साहस से लड़ने का फैसला किया और वो जीत भी गए और उन्हीं लोगों ने एम्पायर को बनाया। और बस इसी वजह से इंपीरियल नोबिलिटी को ये एआई रोबोट्स पसंद नहीं है। सो लियाम पूछता है अगर ऐसी बात है तो माँ ने मुझे एक एआई रोबोट गिफ्ट क्यों की? ब्रियान कहता है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, पर लियाम कहता है कि अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझे बताओ। सो अब ब्रियान बताता है कि लियाम के माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं क्योंकि वैनफील्ड फैमिली पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। लियाम के ग्रेट ग्रैंडफादर एलिस्ट्रियर बहुत ही ज्यादा समझदार थे और उन्हीं ने वैनफील्ड फैमिली को एक इतना बड़ा डोमेन बनाया, लेकिन आपके दादा और पिता के पास शासन करने की सही योग्यताएं नहीं थी, यानी कि उनकी वजह से इस फैमिली का सिर्फ डाउनफॉल आया है। यहाँ लियाम को समझ आता है कि अब वो दूसरे लोगों को तंग करने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रियान कहता है हमारे पास कर्जा चुकाने का भी कोई तरीका नहीं है, चीजें अब बस और बिगड़ती जाएंगी। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है और यहाँ ये लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि
हमारा नया राजा बस 5 साल का है और शायद से हमारा टैक्स अब और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हर बार जब भी एक नया राजा बनता है तब वो शुरुआत में बहुत ज्यादा टैक्स लेता है। ये सभी लोग कॉमनर्स हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी जीते जीते थक चुके हैं और अब बस इनकी आखिरी उम्मीद यही है कि इनका ये नया राजा अच्छे दिल का हो। वहीं मैंशन में लियाम ब्रियान से पूछता है, क्या मेरे माता पिता ने मुझे पैदा इसीलिए किया था ताकि मैं उनका कर्ज अपने ऊपर ले सकूं? ब्रियान कहता है, शायद से यही वजह है। अपनी पिछली जिंदगी में लियाम ने बस धोखा देखा है, लोग उसका इस्तेमाल करते, उसका फायदा उठाते। क्या उसकी इस जिंदगी में भी उसके साथ यही सब होने वाला है? जिसके बाद वो कहता है, आमागी, मैं और तुम शायद एक जैसे हैं। हम दोनों को ही समाज से बाहर समझा जाता है, इसीलिए चलो हम अपनी एक टीम बनाते हैं और खुद को इस दलदल से बाहर निकालते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे आमागी? आमागी उसके सामने झुककर कहती है, मेरा इकलौता मकसद आपकी सेवा करना है, तो आप जो करेंगे मैं हमेशा उसमें आपका साथ दूंगी। और जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मैं आउटकास्ट नहीं हो सकती। मैं हर मोड़ पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद लियाम कहता है, आमागी, मैं इंसानियत की हिफाजत के लिए तुम्हें 3 कानून बताना चाहता हूँ। पहला कानून, एक रोबोट किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पर तभी उसे याद आता है कि यहाँ भी वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। उसे अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीनी चाहिए, दूसरों के साथ जो भी हो इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता। आमागी, तुम्हें किसी भी कानून को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नए कानून बताता हूँ। पहला कानून, एक मेड रोबोट कभी भी अपने मास्टर को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। दूसरा कानून, एक मेड को उसके मास्टर द्वारा दिए गए हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। और तीसरा कानून, एक मेड रोबोट को हमेशा अपनी भी हिफाजत करनी होगी, बिना पहले और दूसरे कानून को तोड़े। और इसी तरह ये तीनों नियम आमागी के सिस्टम में इंसर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद लियाम कहता है, मुझे इंसानियत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने परिवार के गौरव को फिर से जगाऊंगा। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? आमागी कहती है कि वो एक एआई है और शायद से उसके आइडियाज यहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही ना बैठे। पर लियाम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए आमागी उसे एक एजुकेशन कैप्सूल सजेस्ट करती है, जिसके अंदर वो 6 महीने तक रहेगा और उसके ब्रेन में ऑटोमेटिकली सारी की सारी नॉलेज ट्रांसफर कर दी जाएगी। और जब तक लियाम इस कैप्सूल में रहेगा तब तक आमागी उसके डोमेन को संभालेगी। और ये सब सुन ब्रियान कहता है, एक रोबोटिक कैप्सूल में जाना इंसानियत के खिलाफ जाने जैसा होगा। सो लियाम कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका मास्टर होने के नाते इंसानियत को खत्म नहीं होने दूंगा। सो ब्रियान कहता है कि एम्पायर एक एआई के द्वारा सारी की सारी मैनेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो आमागी कहती है, पर ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि एआई रोबोट डोमेन्स को संभाल नहीं सकते। और इसके बाद लियाम ब्रियान से एजुकेशन कैप्सूल लाने को कहता है। बेचारा ब्रियान उसे समझाता रह जाता है, पर लियाम उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से आमागी के साथ चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियाम एजुकेशन कैप्सूल में जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो आमागी से पूछता है कि क्या तुम एआईज में इमोशंस होते हैं? जो सुन आमागी कहती है, मैं नहीं जानती कि एआईज में इमोशंस होते हैं या नहीं, पर जब आपने मेरे साथ टीम बनाने की बात की तब मुझे बड़ा अजीब एहसास हुआ। लियाम कहता है, आखिर हो भी क्यों ना, उसने बेस्ट एआई रोबोट बनाने के लिए कहा था। और इसके बाद लियाम का कैप्सूल बंद हो जाता है और अब 6 महीनों तक लियाम इसी में सोता रहेगा। और यही ये पार्ट एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें गाइड के बारे में पता चलता है कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो नेगेटिव इमोशंस को कलेक्ट करती है और दूसरों की जिंदगी में सिर्फ दुख, तकलीफ और दर्द लाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ज्यादा मात्रा में नूडल्स खाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी, पर गलती से उसकी चॉपस्टिक ही टूट जाती है, जिससे उस लड़की को बुरा लगता है और उसके नेगेटिव इमोशंस को ये गाइड कलेक्ट कर लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लियाम का कैप्सूल अब खुल चुका है। लियाम उठता है तो उसके सामने आमागी होती है। वो उससे पूछता है कि कितना वक्त गुजर गया है। आमागी बताती है कि 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी लियाम जरा भी बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उस कैप्सूल के अंदर वक्त की कोई सीमा नहीं है। वैसे दोस्तों, अब लियाम की बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और अब लियाम एक नए सफर के लिए तैयार है। जिसके बाद आमागी लियाम को इनके बैनफील्ड डोमेन का इकोनॉमिक स्टेटस दिखाती है। लियाम देखता है कि उसकी गैर मौजूदगी में आमागी ने बहुत अच्छे से राजनीति को संभाला है। जिसके बाद लियाम कहता है, अब मुझे अपने डोमेन का सर्वे करने के लिए जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि आमागी लियाम को इनके बैनफील्ड डोमेन के स्पेस पोर्ट पर लेकर आती है और इस वक्त लियाम जिस रॉकेट को आसमान में उड़ते हुए देख रहा है वो एक स्पेस बैटलशिप है।
जिसके बाद आमागी लियाम को इनके डोमेन के उस जगह पर लाती है जहाँ नाइट रोबोट्स बनते हैं। लियाम इन्हें बहुत एक्साइटेड होकर देख रहा था, जो देख आमागी पूछती है, क्या आप भी इन्हें चलाना चाहते हैं? लियाम कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये करना तो हर एक मर्द का सपना होता है। सो अब आमागी सारी अरेंजमेंट्स कर देती है और लियाम अब एक नाइट रोबोट को चलाने के लिए बिल्कुल रेडी था। दोस्तों, लियाम इस नाइट रोबोट को सिर्फ इमेजिन करके ही चला सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम इस रोबोट को आगे बढ़ाता है। जिसके बाद वो आमागी से पूछता है, क्या इसमें कोई हथियार नहीं है, क्योंकि मैं इसमें फाइटिंग ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही आमागी एक और नाइट रोबोट यहाँ लाती है। इस नाइट रोबोट को कैप्टन माशिता चला रहा था और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। पर लियाम के एक ही वार से ये दूसरा नाइट रोबोट गिर पड़ता है, जो देख लियाम कहता है कि नाटक करना बंद करो और मुझसे सही से लड़ो। अब लियाम की ये बात सुन कैप्टन माशिता लियाम के नाइट रोबोट को पकड़ के उसे जमीन पर गिरा देते हैं। दोस्तों, पलक झपकाते ही लियाम यहाँ हार गया। बेचारा लियाम, उसे पता नहीं था कि वो इतनी आसानी से हार जाएगा। अब अगले सीन में लियाम ब्रियान से कहता है कि उसे एक टीचर चाहिए जो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उन लोगों ने लियाम के साथ बहुत बुरा किया है, जिनमें लियाम से ज्यादा ताकत थी। लेकिन अपनी इस जिंदगी में वो दूसरों से ज्यादा ताकतवर बनकर दूसरों को अपने पैरों तले कुचलेगा। जिसके बाद हम एक सामुराई को देखते हैं और दोस्तों, यही लियाम का टीचर होने वाला है, यासुशी, मास्टर ऑफ द वे ऑफ द फ्लैश। लियाम को ये बंदा उसकी दुनिया के किसी सामुराई की तरह लगता है। जिसके बाद लियाम कहता है, मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीखना चाहता हूँ। यासुशी कहता है, हमारा स्कूल स्वॉर्ड्समैनशिप में पूरे यूनिवर्स में वन ऑफ द बेस्ट है, पर पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बेस्ट बनने के लिए तुम्हें वो करना होगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन आखिर वो चीज है क्या? इन महाशय को देख आमागी कहती है, मास्टर, ये तो मुझे थोड़ा खिसका हुआ लगता है। पर लियाम कहता है कि नहीं, ये एक असली मास्टर स्वॉर्ड्समैन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ तलवारबाजी को समर्पित कर दिया है। और यही बात साबित करने के लिए लियाम यासुशी को उनकी स्किल्स दिखाने को कहता है। अगले सीन में यासुशी कहते हैं, वैसे तो हमारे स्कूल्स की टेक्निक्स दिखाना सख्त मना है, पर आपके लिए मैं करने को तैयार हूँ। और दोस्तों, अब यासुशी जो करने वाले हैं उसे आमागी रिकॉर्ड कर रही थी। जिसके बाद यासुशी एक गहरी सांस लेकर अपनी तलवार को थोड़ा निकालकर वापस रख लेते हैं। पर इतने में ही ये सारे के सारे पेड़ कट चुके थे। पर यहाँ लियाम को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आमागी से पूछता है, पर आमागी की रिकॉर्डिंग में भी इतना ही था कि तलवार निकालकर यासुशी ने तुरंत रख ली। यानी कि आमागी की रिकॉर्डिंग भी यासुशी की स्पीड को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मास्टर, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, और इसके लिए यासुशी मान जाते हैं। जिसके बाद रात में हम फिर से यासुशी को यहीं देखते हैं और यहाँ हमें जानने को मिलता है कि यासुशी कोई मास्टर स्वॉर्ड्समैन नहीं है, बल्कि यहाँ उन्होंने लियाम को उल्लू बनाया है। ये लकड़ियाँ पहले से कटी थी और गाइड यही सब देख रहा था। जिसके बाद हम स्पेस में एक प्रिंसेस को उसकी पूरी सेना के साथ देखते हैं और यहाँ इनका सामना पायरेट्स के साथ होने वाला है। और तभी इनकी स्पेसशिप के पास पायरेट्स की स्पेसशिप आती है। जिसके बाद एक आदमी इन्हें बताता है, मैं गोवास हूँ, पायरेट्स का लीडर। राजकुमारी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, होली किंगडम ऑफ लीवे की पहली राजकुमारी क्रिस्टियाना। और ये यहाँ पर इस पायरेट लीडर के साथ शांति का समझौता करने आई है। गोवास कहता है, तुम्हें यहाँ अकेले आने में डर नहीं लगा? वो कहती है, डर किस बात का, तुम चारों ओर से हमारी सेना से घिरे हुए हो, अगर तुमने कुछ भी किया तो यहीं मारे जाओगे। पर अगले ही पल में प्रिंसेस को एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। बहुत सारी पायरेट बैटलशिप्स इन्हीं की सेना की ओर आ रही हैं। क्रिस्टियाना हैरान थी, इन्हें पता भी नहीं चला कि कब इतनी सारी स्पेसशिप्स इनके इतने करीब आ गई। गोवास कहता है, राजकुमारी, हर जगह कुछ गद्दार होते हैं। तभी एक लड़की बताती है कि इनकी शिप पर हमला होने वाला है। गोवास कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ राजकुमारी। दूसरी ओर हम लियाम को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। जिसके बाद वो एक छोटे रोबोट के साथ फाइट भी करता है और ऐसे ही शाम होते होते वो काफी थक जाता है। यासुशी कहता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। फिर यासुशी के जाने के बाद लियाम फिर से तलवार निकाल लेता है और वो एक लकड़ी को काटने की कोशिश करता है और उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब होती हैं। वो आमागी से पूछता है कि आखिर वो एक लकड़ी को भी क्यों नहीं काट पा रहा, क्योंकि दोस्तों अब तक लियाम को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए 3 साल गुजर चुके हैं और अब तक वो एक लकड़ी तक नहीं काट पाया। और अब भी लियाम हार नहीं मानता
दूसरी ओर यासुशी मांगा पढ़ रहा था। लियाम को उल्लू बनाकर उसका मास्टर बनकर यासुशी आराम की जिंदगी जी रहा है। पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो सीरियस होकर बैठ जाता है। उससे मिलने के लिए लियाम आया था। लियाम यहाँ कहता है कि मास्टर प्लीज आप मुझे वो अपनी सीक्रेट टेक्निक सिखाइए ना, द वे ऑफ द फ्लैश। पर यासुशी कहता है लियाम मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हें वो सीक्रेट टेक्निक सिर्फ एक ही बार दिखा सकता था और तुम्हें उस एक बार में ही सब कुछ सीख लेना चाहिए था। और अगर तुम मेरे सिखाने के तरीके से संतुष्ट नहीं हो तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लियाम झुककर कहता है मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज यहाँ से मत जाइए। यासुशी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी ये पहली गलती माफ करता हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। पर लियाम के जाते ही यासुशी मस्त चिप्स खाने लगता है। पर तभी लियाम वहाँ फिर आता है ये कहने के लिए कि मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी भरपाई अपनी ट्यूशन फीस बढ़ाकर करना चाहता हूँ। यासुशी कहता है वैसे ऐसा करने की तो कोई जरूरत नहीं है, पर अगर इससे तुम्हें अच्छा लगे तो कर लो। पर लियाम के जाते ही यासुशी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है कि उसकी तो चांदी ही चांदी है। पर तभी लियाम फिर से आकर कहता है कि मास्टर कल मुझे थोड़ा काम है। यासुशी कहता है ठीक है, तो कल की तुम्हारी छुट्टी। पर लियाम के बार बार आने से यासुशी परेशान हो चुका था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिंसेस क्रिस्टियाना को पायरेट्स ने बंदी बना लिया है, जिसके बाद पायरेट्स का लीडर गोवास अपने आदमियों को हुक्म देता है और सारी तोपें क्रिस्टियाना के किंगडम के ऊपर तान दी जाती हैं। क्रिस्टियाना यहाँ कुछ नहीं कर पाती और सभी तोपों से उसके किंगडम के ऊपर फायरिंग होने लगती है और यहाँ गोवास जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी ओर आमागी लियाम को इस महीने का इकोनॉमिक स्टेटस दिखाती है। ये देख लियाम कहता है सच में आमागी तुम राजनीति में मेरी कितनी मदद कर रही हो। आमागी कहती है मैं इस तारीफ के लायक नहीं, क्योंकि जितना मैंने सोचा था हमारे राज्य की ग्रोथ उससे धीमी हो रही है। जैसे ये रही हमारे वेलफेयर वर्क की रिपोर्ट, जितना बजट हमने इसमें इन्वेस्ट किया था वो डूबता जा रहा है। ये देख लियाम किसी को बुलाता है, जिसके बाद लियाम के दरबार में एक बंदा आता है। लियाम कहता है तुमने बहुत चालाकी से सब कुछ छुपाया। ये बंदा कहता है शायद से आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आप छोटे हैं ना तो शायद आपने कुछ गलत समझ लिया है। पर लियाम कहता है कि उसने सारी रिपोर्ट्स को बहुत बारीकी से चेक किया है, आखिर सारी चीजें इतनी पीछे क्यों चल रही हैं। वो बंदा कहता है कि ऐसी काफी सारी दिक्कतें आती हैं जिन्हें सॉल्व करने में वक्त लगता है। पर लियाम यहाँ समझ चुका था कि ये बंदा एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर है, लेकिन मैं भी एक इविल लॉर्ड बनना चाहता हूँ, तो गलत तरीके से पैसे कमाने में दिक्कत ही क्या है। पर तभी आमागी उसे बताती है हाल ही में हुए एक कांड के बारे में। ये महाशय कहते हैं लेकिन मैंने कोई कांड नहीं किया, वो तो मेरे सबऑर्डिनेट की गलती थी, पर इस गलती के लिए उसे तुरंत ही मार दिया गया था। पर आमागी बताती है कि इसके क्लियर रिपोर्ट्स कभी सामने नहीं आई और काफी सारे फंड्स तो मिसिंग चल रहे हैं। पर अपनी पिछली जिंदगी को याद करके लियाम कहता है तुमने अपनी गलतियों का सारा दोष अपने साथी को देकर उसे मौत के घाट उतार दिया है ना। ये सुन ये महाशय घबरा कर कहता है माय लॉर्ड आप मुझसे ज्यादा एक बेजान गुड़िया पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन लियाम खड़ा होते हुए कहता है अपने साथी को मरता हुआ देख क्या तुम्हें मजा आया। सो अब ये कहता है मैं मानता हूँ कि मुझसे छोटी सी गलती हो गई, पर हर कोई यही करता है माय लॉर्ड। पर तभी लियाम अपनी तलवार निकाल लेता है, जो देख ये कहता है बच्चे तुझे याद रखना चाहिए कि मुझ जैसे लोगों की बदौलत ही तू एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। पर अगले ही पल में लियाम उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है और गुस्से में कहता है सिर्फ मैं ही दूसरों के साथ बुरा कर सकता हूँ, मैं किसी और को अपने लोगों के साथ बुरा नहीं करने दूंगा। जिसके बाद वो आमागी से सभी भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स को खत्म करने को कहता है। पर अगले ही पल में आमागी लियाम के हाथ से वो तलवार निकालने लगती है और कहती है कि अगर आपने सभी भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स को खत्म करवा दिया तो इससे हमें काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी चीजों को संभालने के लिए मुझ जैसी बहुत सारी डॉल्स की जरूरत पड़ेगी। ये सुन लियाम कहता है इस मामले को तुम संभालो, जितनी की जरूरत हो उतनी बनवा लो। दोस्तों यहाँ लियाम ने एक शख्स को मार दिया है और उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि गलत के साथ गलत होना चाहिए। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे लॉर्ड ने एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर को खत्म कर दिया है। तभी ये मोहतरमा बताती है मैंने सुना है कि जल्द ही एक बहुत अच्छा स्कूल बनने वाला है। जो सुन ये आदमी कहता है कि बस 10 साल की उम्र में ही ये नया लॉर्ड काफी सारी चीजें कर रहा है। जिसके बाद हम लियाम को देखते हैं जो कि एक सूट पहने हुए हैं। अब 3 साल तक तलवारबाजी की कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद वो वापस आया है इन नाइट रोबोट को फिर से चलाने के लिए। और तभी उसके मास्टर कहते हैं
एक ऐसे रोबोट को चलाना जिसे कोई भी चला सकता हो, ये पॉइंटलेस है। अगर तुम टॉप पर पहुंचना चाहते हो लियाम, तब तुम्हें ऐसे नाइट रोबोट को चलाना चाहिए जिसे अब तक कोई कंट्रोल न कर पाया हो। लियाम कहता है, आपने सही कहा मास्टर। सो यहाँ कैप्टन लियाम को बताते हैं कि ये 3 जनरेशन पुराना नाइट रोबोट है जिसको आपको पूरी तरह से खुद ही कंट्रोल करना पड़ता है। तो अब लियाम एक बहुत ही धांसू नाइट रोबोट को चलाने वाला है। पर यह एपिसोड यही समाप्त होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम मास्टर यासुशी को देखते हैं जो कि किसी बेसमेंट में थे और यहाँ कीमती चीजें ढूंढ रहे थे। पर गलती से उनसे एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है जहाँ पर ये बहुत ही शानदार नाइट रोबोट रखा था। और इसे देख यासुशी कहता है, अब ये मेरा हुआ। जिसके बाद हम गाइड को देखते हैं जो अपने बारे में बता रहा था, मैं गाइड हूँ और मैं नकारात्मक इमोशंस को भोजन के रूप में खाता हूँ। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने खाने का ऑर्डर दे रहा था और भाई रैप गाते हुए काफी लंबा चौड़ा मेन्यू बता देता है। जिसके बाद उसका ऑर्डर आता है एक आइसक्रीम और इसे खाने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था। लेकिन उसकी ये आइसक्रीम थोड़ी बिगड़ गई जिससे बेचारे को प्रतिघात लगा और फिर इसके नेगेटिव इमोशन को गाइड ने बड़े चाव से खाया। वहीं दूसरी ओर लियाम ब्रियान को बताता है कि वो इनके 3 जनरेशन पुराने नाइट रोबोट को फिर से रिपेयर करवाने वाला है। ब्रियान बताता है कि वो नाइट रोबोट आपके ग्रेट ग्रैंडफादर मास्टर एलिस्टेयर का फेवरेट रोबोट था, लेकिन वो तो काफी पुराना हो चुका है और उसे चलाना भी मुश्किल होता है। लियाम कहता है कि मुश्किल काम करने में ही एक मर्द को मजा आता है। ब्रियान कहता है, वाओ, पर ये जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो मुझे कोई काम की नहीं लगती। पर दोस्तों लियाम को अपने मास्टर यासुशी पर पूरा यकीन था। पर दूसरी ओर हम अमागी को देखते हैं और इसे ये शक होता है कि मास्टर यासुशी असल में कोई महान तलवारबाज नहीं है। वैसे दोस्तों लियाम ने अमागी पर ही ये जिम्मा सौंपा है कि वो इस नाइट रोबोट को पूरा रिपेयर करवाए। जिसके बाद अगले दिन 7th वेपन फैक्ट्री से R&D डिवीजन की नियाज कार्लिन आती है लियाम के नाइट रोबोट को रिपेयर करने के लिए। लेकिन जैसे ही नियाज लियाम की मेट अमागी जो कि एक AI रोबोट है उसे देखती है, वो उसकी दीवानी होने लगती है क्योंकि अमागी को बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। सर लियाम, आपने इन सेटिंग्स को चुनने में बहुत दिमाग लगाया होगा, है ना? वैसे मैं इसके प्राइवेट पार्ट्स की सेटिंग भी देखना चाहती हूँ। पर उसे रोकते हुए लियाम कहता है, मैंने उसके प्राइवेट पार्ट्स अपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन की बेसिस पर चुनी है। जिसके बाद लियाम इन सबको अपने नाइट रोबोट एवर्ड के पास लेकर आता है। इसे देख नियाज कहती है, इसे रिपेयर करवाने का कोई फायदा नहीं है, इसे भंगार में बेच दो। पर लियाम उसकी बात नहीं मानता। वो कहती है कि इसे रिपेयर करने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत पुराने हैं जिन्हें ढूंढने में बहुत मेहनत लगेगी। पर लियाम कहता है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे ये नाइट रोबोट रिपेयर करवाना है, साथ ही मुझे इसमें एक फिनिशर भी ऐड करवाना है, बिल्कुल रॉकेट पंच की तरह। पर नियाज को उसकी ये बात समझ ही नहीं आई। तभी यहाँ पर मास्टर यासुशी आते हैं, लेकिन नियाज को देखते ही उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो आकर नियाज से बात करने की कोशिश करते हैं पर नियाज उन्हें इग्नोर करते हुए लियाम से कहती है कि वो जिस तरह का हथियार बनवाना चाहता है वैसे हथियार बनते नहीं हैं, लाइक रॉकेट पंच। सो यासुशी फिर से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं पर फिर से उन्हें इग्नोर करते हुए नियाज लियाम से कहती है कि रॉकेट पंच जैसी कोई चीज नहीं होती। यासुशी फिर कहते हैं, मोहतरमा, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलना चाहेंगी? पर वो उन्हें फिर से इग्नोर करते हुए लियाम के साथ इसी मुद्दे पर बहस करने लगती है कि रॉकेट पंच जैसी कोई चीज बनाने के लिए बहुत ज्यादा बजट लगेगा। लियाम कहता है, जितना चाहे उतना लग जाए, मुझे परवाह नहीं। पर यासुशी को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो देखते हैं कि लियाम उस लड़की के कितने करीब है जिससे उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और फिर लियाम की ट्रेनिंग के दौरान वो लियाम के ऊपर कुछ इस प्रकार गुस्सा उतारते हैं। लियाम को आंखें बंद करके इन बॉल से बचना पड़ रहा है, वो भी पानी के ऊपर। यासुशी कहते हैं कि अपनी मन की आंखों से देखने की कोशिश करो, इन फिजिकल लिमिटेशंस को तोड़ते हुए अपनी असली ताकत को पहचानो। वो फिर से लियाम पर हमला करते हैं, मन में ये कहते हुए, उस लड़की के बहुत करीब जा रहा था ना तू, ये ले ले। दूसरी ओर अंतरिक्ष में हम पायरेट्स की स्पेसशिप्स को देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि पायरेट लीडर गोआज ने प्रिंसेस और उनकी सभी साथियों को बंदी बना लिया है। गोआज कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो प्रिंसेस क्रिस्टियाना, तुम्हारा चेहरा देख मैं बहुत बेताब हो रहा हूँ। जिसके बाद वो क्रिस्टियाना को एक जगह लेकर आता है जहाँ पर एक साइंटिस्ट एक अजीब सी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और अगले ही पल में क्रिस्टियाना के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट जिस अजीब से क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा था वो एक लड़की थी। पर इसके एक्सपेरिमेंट से उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। गोआज कहता है कि उसे फेंक दो, ये रही मेरी नई बैट।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट क्रिस्टियाना को वहीं कैद कर लेता है। गुआस कहता है अब तुम इसके साथ अपना एक्सपेरिमेंट करो और कोशिश करना कि तुम इसके साथ जो भी करो ये हर एक चीज देखे। दोस्तों, यहाँ पर क्रिस्टियाना वहाँ मौजूद कुछ टैंक्स में कुछ और लड़कियों को देखती है जिन पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और उन्हें देख वो चिल्ला पड़ती है। अब इसके बाद हमें फिर से इस बार का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये आदमी आपस में बात करते हैं कि नए लौट के आने के बाद से चीजें कितनी ज्यादा बदल रही हैं और हमारे डोमेन की कितनी ज्यादा तरक्की हो रही है। तभी ये बुढ़ा बताता है कि जब इसके दद्दू जिंदा थे उस टाइम पर हालात आज से भी ज्यादा बेहतर थे। ये लड़की कहती है कि काश हम भी जल्द से जल्द उन अच्छे हालातों को देख पाएं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नियास इस नाइट रोबोट एविड को रिपेयर कर चुकी है। इस रोबोट को देख ब्रियान कहता है इसे देख तो मुझे उन दिनों की याद आ गई जब चारों ओर हमारा परचम लहराया करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नियास लियाम को उस रोबोट में बैठाते हुए उसे कंट्रोल्स बताने लगती है और अब लियाम इसका इंजन स्टार्ट करता है। नियास ने इस रोबोट में ऐसा सिस्टम लगाया है कि इस रोबोट को लियाम के अलावा कोई और चला ही नहीं सकता। फिर लियाम इसे चलाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता। इसके कंट्रोल सीखने में उसे काफी वक्त लगेगा, लेकिन इसके बाद लियाम एविड को आगे बढ़ाता है जो देख ब्रियान रोते हुए कहता है मास्टर लियाम, मास्टर एलिस्टेयर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वैसे इसके बाद लियाम एविड को उस बेसमेंट के बाहर लेकर आता है। लियाम के पास बैठी नियास उसे सब कुछ बता रही थी। इस नाइट रोबोट में एक ऐसी भी सेटिंग है कि तुम्हारी विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही ये रिएक्ट करेगा। पर क्योंकि नियास लियाम के बहुत करीब थी, लियाम का ध्यान उसी पर जा रहा था। अब उसके दिमाग में कैसे ख्याल आएंगे तुम जानते हो और इसीलिए ये नाइट रोबोट लियाम की विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही ऐसी हरकत करने लगता है। तुम जानते हो ये क्या है? नियास भी ये बात तुरंत समझ जाती है और ये देख मास्टर यासुशी कहता है लियाम तुम वहाँ मिस नियास के साथ क्या कर रहे हो? ब्रियान भी रोते हुए कहता है कि मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ओ मास्टर एलिस्टेयर, ये रोबोट कैसी हरकतें कर रहा है यार, खुद देखो। वही नियास तो लियाम से घबराने लगी है। जिसके बाद गुस्से में बौखलाया हुआ यासुशी लियाम की ये वाली ट्रेनिंग कराता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी प्रैक्टिस करने के बाद भी लियाम अब तक वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक नहीं सीख पाया। इसीलिए लियाम को लगने लगता है कि उसमें टैलेंट ही नहीं है। पर आमागी उससे कहती है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि आप में जरा सी भी कमी, बल्कि मास्टर यासुशी के सिखाने का तरीका ही मुझे गलत लगता है। पर लियाम मन में कहता है कि मास्टर यासुशी के सिखाने का तरीका गलत है। नहीं, शायद मैं ही उस तरीके को अच्छे से समझ नहीं पा रहा। एक मिनट, मैं भूल कैसे गया कि इस दुनिया में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है और ये तलवार भी बिल्कुल उस नाइट रोबोट की तरह है जिसका इस्तेमाल करते वक्त हमें विजुअलाइज करना पड़ता है। यानी जब मैं तलवारबाजी में मैजिक का भी इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद लियाम हर दिन तलवारबाजी के साथ मैजिक की भी प्रैक्टिस करने लगता है और ऐसे ही एक लंबा वक्त गुजर जाता है। लियाम अब पहले से काफी बड़ा हो चुका है और यहाँ वो अपने मास्टर यासुशी को अपनी टेक्निक दिखाने वाला है। लियाम अपनी तलवार निकालकर उसे मैजिक के साथ यूज करता है और एक मोटे लकड़े को काट देता है। जो देख यासुशी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। लियाम पूछता है क्या मैं आपकी परीक्षा में पास हुआ मास्टर? पर यासुशी मन में सोच रहा था पास? अरे मैं तो तुमसे झूठ बोल रहा था, पर तुमने तो सच में इस टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यासुशी यहाँ कहता है लियाम तुमने मेरी टेक्निक सीख तो ली है पर तुम अभी तक इसमें मास्टर नहीं हुए, इसीलिए कोशिश करना कि खुद पर घमंड न करने लगो। अब यासुशी यहाँ से जा रहा था पर वो अभी भी बहुत घबरा रहा था। अब इसके बाद हम लियाम को अंतरिक्ष में देखते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि इनके बैनफील्ड डोमेन में सिर्फ इनके पास एक ही प्लेनेट बचा है जिस पर कोई कर्जा नहीं है, प्लेनेट माइकी। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि इस प्लेनेट पर माइनिंग वगैरह करना बहुत मुश्किल है, पर पायरेट्स इस प्लेनेट पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए वो लगातार हमारी सेना पर हमले कर रहे हैं। इसीलिए लियाम ने तय किया है कि वो उन पायरेट्स से जाकर लड़ाई करेगा और यहाँ पर आमागी उसे एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताती है और फिर लियाम कहता है अब मैं जाकर उस प्लेनेट को बचाऊंगा। और जब ब्रियान उसे रोकने की कोशिश करता है लियाम कहता है कि मेरी चीजों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिसके बाद लियाम अपने नाइट रोबोट एबेट में बैठ जाता है। आमागी कहती है मास्टर हम आपको उस प्लेनेट पर लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद लियाम को उस प्लेनेट पर लॉन्च कर दिया जाता है। लियाम तेजी से इस प्लेनेट पर आता है जहाँ पर पायरेट्स हमले किए जा रहे थे और लियाम की सेना यहाँ हार रही थी। पर अचानक ही आसमान से इन पर हमला होता है और अगले ही पल में लियाम यहाँ आ जाता है। वो इन पायरेट्स के रोबोट्स को खत्म करने लगता है।
जब दो रोबोट्स उस पर हमला करने आते हैं, वो एक ही बार में उन दोनों को काट देता है। दोस्तों, लियाम अपने मन की आंखों से अपने पीछे भी देख सकता है, जिसके बाद लियाम एक बाजूका सम्मन करता है। ये है राइफल बीम और वो इससे इन पायरेट्स पर हमला करता है और बहुत तेजी से बहुत सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। और क्योंकि लियाम के पास इतने खतरनाक हथियार थे, इसीलिए पायरेट्स डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ लियाम पर हमला करेंगे। लेकिन लियाम यहाँ पर अपनी वे ऑफ द फ्लैश टेक्निक का यूज करता है और बहुत दूरी से ही एक ही बार में बहुत सारे रोबोट्स को काट देता है। इन्हें समझ नहीं आता कि इतनी दूरी से भी इन पर हमला कैसे हो गया, इसीलिए ये यहाँ से भागने लगते हैं। पर लियाम अब अपने आखिरी हमले का यूज करता है, द रॉकेट पंच, और उसके ऐसा करते ही एक बहुत ही बड़ा मुक्का सम्मन होता है और ये बिल्कुल किसी मिसाइल की तरह लग रहा है। और इसके बाद ये रॉकेट पंच दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लियाम कहता है कि ये कैसा रॉकेट पंच है, ये पंच कम और मिसाइल ज्यादा है। सो नियाज कहती है पर इस तरह ये और भी ज्यादा पावरफुल है। पर तभी अमागी बताती है कि वो सिर्फ 10% पायरेट्स को ही कैप्चर कर पाए हैं, बाकी 30% खत्म हो गए और 60% भाग निकले। लियाम कहता है कोई बात नहीं, फिर भी तुमने बहुत अच्छा काम किया। और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है।